नमस्कार, himachalavyavi.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। चंबा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में सक्रिय मामले पहुंचे 153। ऊना में नशा कर मचा रहा था हुड़दंग, लोगों की शिकायत पर पुलिस ने किया अरेस्ट। कोरोना काल में खुला मां वैष्णो देवी का दरबार, आज से यात्रा शुरू, केवल 2000 श्रद्धालु प्रतिदिन कर सकेंगे दर्शन। चीन के साथ तनाव पर बोले राहुल, पीएम मोदी को छोड़कर सभी को है सेना पर विश्वास। रूस ने तैयार की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, WHO ने अभी तक नहीं दी मंजूरी। पूर्व पीएम वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। 13 साल की दलित बच्ची से गैंगरेप, आंखें फोड़ी, गले में फंदा डालकर खेतों में भी घसीटा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,000 के पास, 24 घंटे में 63,000 नए मामले, 944 लोगों की मौत। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा, सुशांत की हत्या हुई है, मुंबई पुलिस दबाव में कर रही जांच। अगले महीने से खुल सकती हैं दिल्ली की अदालतें, रोटेशन के आधार पर होगा काम। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह चंबा जिले में 2 नए मामले आए हैं। जिले के चैरी में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों पहले से पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क में आए थे। इसके साथ ही जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 153 पहुंच गई है और 126 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,996 पहुंच गया है। 1,311 सक्रिय मामले हैं। 2,632 मरीज ठीक हो चुके हैं। शनिवार को 81 और मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना से 18 की मौत हो चुकी है। 34 मरीज राज्य के बाहर चले गए हैं। पुलिस थाना ऊना के तहत गांव जनकौर में पुलिस ने एक व्यक्ति को हुड़दंग मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जनकौर निवासी रविंदर कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जनकौर निवासी रविंदर नशे का सेवन कर गांव के लोगों के घरों के पास हुड़दंग मचा रहा था, जिससे आम जनता की शांति भंग हो रही थी। स्थानीय लोगों ने रविंदर को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना, जिस पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने पर आरोपी रविंदर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी विनोद धीमान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना संकट के बीच श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। वैष्णो देवी की यात्रा आज से शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के चलते बीते 18 मार्च को वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी। 5 महीने के इंतजार के बाद आज यानी 16 अगस्त से श्रद्धालु फिर से मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। कोरोना के सख्त नियमों के साथ यात्रा शुरू हो रही है। फिलहाल यात्रा के पहले चरण में प्रतिदिन सिर्फ 2000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन ने गत मंगलवार को राज्य के धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देने के साथ स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए थे। राज्य प्रशासन की हरी झंडी मिलने के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 16 अगस्त से वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में केवल 2000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर सकेंगे। इनमें 1900 जम्मू कश्मीर के, जबकि 100 अन्य राज्यों के श्रद्धालु होंगे। कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले रूस ने अपनी वैक्सीन की पहली खेप का उत्पादन पूरा कर लिया है। मंगलवार को रूस ने कोरोना वैक्सीन की सभी जांच पूरी होने का दावा किया था। पुतिन के ऐलान के 4 दिन बाद ही रूस ने पहली खेप तैयार कर ली है। हालांकि अमेरिका समेत कई देश रूस की स्पुतनिक V नाम की वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस की वैक्सीन को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। संगठन का कहना है कि रूस की वैक्सीन को भी कड़े सुरक्षा जांच से गुजरने की जरूरत है। इधर रूस का कहना है कि गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार वैक्सीन की पहली खेप का उत्पादन पूरा कर लिया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव जारी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर रविवार को ट्वीट कर कहा कि केवल देश के पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़कर देश के हर नागरिक को भारतीय सेना की क्षमता पर भरोसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता पर विश्वास करता है, पीएम को छोड़कर, जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी।
जिनके झूठ से ये सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे। इससे पहले शुक्रवार को राहुल ने ट्वीट कर कहा था कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साल 2018 में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद पूर्व पीएम वाजपेयी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। रविवार को दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व पीएम की बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य और पोती निहारिका ने भी सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि भारत उनकी असाधारण सेवा और देश की प्रगति के लिए उनके प्रयासों को सदा याद रखेगा। पीएम ने ट्वीट कर पूर्व पीएम वाजपेयी को याद किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 13 साल की दलित बच्ची के साथ न केवल गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि आरोपियों ने उसकी आंखें फोड़ दी, उसकी जीभ काट डाली और उसके गले में फंदा डालकर उसे खेतों में भी घसीटा। ईसानगर थाने इलाके में रहने वाली ये नाबालिग घर से बाहर तो निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर बच्ची की तलाश शुरू की। बाद में पुलिस को भी बच्ची के गायब होने की खबर दी। आखिरकार गन्ने के खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ। पुलिस ने घटनास्थल से शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। भारत में अब तक कुल 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 63,000 नए मरीज सामने आए और 954 लोगों की मौतें हुई हैं। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमशः 53,523 और 38,937 नए मामले आए हैं। भारत में अब तक 25,89,682 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 49,980 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,77,000 एक्टिव केस हैं और 18,62,000 लोग ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में गिरावट हुई है। मृत्यु दर भी गिरकर 1.93% हो गई है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवसेना के बयान से शक पैदा होता है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस मामले की दबाव में जांच कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुशांत को न्याय के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत और दिशा सालियान के मामले में संबंध है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। शिवसेना के बयान से शक पैदा होता है। राज्य के मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया है। जब उनका मामले से ताल्लुक नहीं है तो वो क्यों बोल रहे हैं।
दिल्ली की अदालतें 1 सितंबर से खुल सकती हैं। हालांकि स्थिति को देखते हुए और रोटेशन के आधार पर प्रयोग के तौर पर ये कदम उठाया जाएगा। अदालतों में सामान्य दिनों की तरह कामकाज शुरू करने का एक आधार ये भी रहेगा कि उस समय तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध हो पाती है या नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी केवल 1/4 लोगों के साथ ही अदालतों का काम शुरू होगा। अदालत का शेष काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी रहेगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन ने इस संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी किया है। दिल्ली की सभी अदालतें बीते करीब 5 महीने से बंद हैं। 25 मार्च से लागू हुए लॉकडाउन के साथ ही अदालतों में कामकाज बंद कर दिया गया था। हालांकि जून से लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम शुरू हो गया था। इसके बाद गठित एक समिति ने अदालतों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना बनाई थी। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।